हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार मैगजीन का एक एडिशन हम करा चुके हैं जो कि आपका था 15 या 16 मई से लेकर के 31 मई 2021 का, वो यहाँ पर करा दिया गया। इशू नंबर 22 था, ये इशू नंबर 23 में आपको यहाँ पर कराने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू इंडिया समाचार खास प्रीलिम्स के लिए इसके बारे में डिटेल अपलोड कर दी गई थी, उनको जा करके देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है न्यू इंडिया मैगजीन। इसकी पीडीएफ आपको पीपीटी फॉर्म में भी अवेलेबल करा दूंगा, और इसकी जो आपको पीडीएफ ओरिजिनल है वो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार मैगजीन डालिएगा, आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। चलिए आगे चलते हैं और मैगजीन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो न्यू इंडिया समाचार मैगजीन इशू नंबर 23 था, 1 से लेकर के 15 जून 2021 का था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई भी आपको इसको पेड बेचने की कोशिश करता है, मना कर दीजिएगा, ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने रखी है। ठीक है, ओके, तो इसका थीम देखते हैं। थीम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसेंशियल फॉर सर्वाइवर। कहने का मतलब यह है कि कोविड-19 ने हमें यहाँ पर यह दिखा दिया कि कितना ज़रूरी है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है सब दिखा दिया उसने। कि आप देखिए ऑक्सीजन की डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ते ही लोगों को पता चला कि क्या महत्व है वृक्ष लगाने का, पेड़ लगाने का क्या महत्व है। तो कोविड-19 की भी थोड़ी बातें हैं, उसको मैंने यहाँ पर हटा दिया है। जितनी भी कोविड से रिलेटेड बातें थी, काम की नहीं थी, उससे रिलेटेड हटा दिया है। बाकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हैं, देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यहाँ पर मनाया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हर साल जून 14 को मनाया जाता है। ओके, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जून 14 को नोबेल लॉरेट कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म यहाँ पर हुआ था। ये कौन है? इन्होंने ही ब्लड ग्रुप्स दिए थे, ए बी ओ, ये जो आप देखते हो ना, A+B+, ये सब इन्होंने दिए थे। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर वर्ल्ड डोनर डे जून 14 को मनाते हैं, क्योंकि इनका बर्थडे यहाँ पर पड़ता है। ओके, तो आप देखिए इनको यहाँ पर 1930 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि जब तक यहाँ पर ब्लड डिफ्यूज़न का सिस्टम लागू नहीं हुआ था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लागू नहीं हुआ था, उससे पहले क्या करते थे? तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ मेजर ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर डन विदाउट नोइंग द ब्लड ग्रुप टाइप। तो पहले हम ये भी नहीं देखते थे कि इसका कौन सा ब्लड है, इसका कौन सा ब्लड है, ऐसे ही ट्रांसफ्यूज़ कर देते थे। ओके, तो आप देखिए इंडिया नीड्स ओवर 4 करोड़ यूनिट्स ऑफ ब्लड एवरी ईयर। तो ये सब डाटा है, याद रखिएगा। ब्लड डोनेशन इज़ द नोबेलेस्ट डीड बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट। हम इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ब्लड को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इसलिए ब्लड को कहा जाता है इट इज़ अ नोबेलेस्ट डीड। ओके, आप देखिए कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ठीक है, तो इन सब के कारण इसका मेडिकल पर्पस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 यूनिट ऑफ ब्लड कैन सेव 3 लाइव्स। याद रखिए, 1 यूनिट ऑफ ब्लड कैन सेव 3 लाइव्स। इन इंडिया मैन एंड वुमेन कैन डोनेट ब्लड इन एवरी 3 और 4 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। पीटी का पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखें तो एक एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड, एक एडल्ट बॉडी के अंदर होता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 450 ml ऑफ द ब्लड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द 1 सेशन ऑफ द ब्लड डोनेशन। तो आप लगभग आधा लीटर खून इंसान से निकाल सकते हैं, और बॉडी को रीजनरेट होने के लिए आपका 24 से 48 घंटे का वक्त चाहिए होता है। तो जब भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लगातार मत कीजिए। ठीक है, तो 4-5 दिन का गैप आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आप देखें तो कुछ ब्रीफ्स दिए गए थे, छोटी छोटी न्यूज़ थी, जैसे प्रोडक्शन ऑफ पल्स इंक्रीज बाई 65% इन 2020-21। तो आप देखिए कि जो इसका प्रोडक्शन है वो यहाँ पर 65% से बढ़ गया। टुडे इट्स प्रोडक्शन स्टैंड एट 24.42 मीट्रिक टन। याद रखिएगा, थोड़ा सा डाटा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, आपको सीधे यहाँ पर यही देखना है। अंडर दिस आपका जो ये है, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 644 डिस्ट्रिक्ट्स। आपको पता होगा कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर जो है वो आपका जो फूड है, जो अनाज है, सीरियल्स हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं सब्सिडाइज रेट पर। have now included the pulse program. Now with the aim to appeasing the self sufficiency in the pulse, union government has formulated a strategy of the खरीफ 2021। तो खरीफ के लिए हमने पल्स की स्ट्रेटजी भी बनाई है, और इसके अंदर हमने देखा है कि मोर देन 20 लाख मिनी किट्स ऑफ द सीड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंटिंग टू द 82 करोड़ रुपीज़। तो ये हम यहाँ पर जो मिनी किट्स हैं वो भी बांटने का काम करेंगे सीड की, जिससे कि प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ओके, ऑलराइट, तो इतना ही आपका यहाँ पर काम कर था, उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना। उसके बाद आप देखें तो
एक होता है 15th फाइनेंस कमीशन और वो अलग अलग तरह की ग्रांट्स देता है। तो रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए भी ग्रांट्स का प्रोविज़न उसने किया था। तो एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन सरकार ने यहाँ पर 8,923 करोड़ रुपए 25 स्टेट्स को एज अ रूरल लोकल बॉडी ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। छोटी न्यूज़ है, इतना ही आपको जानना है। इसके बाद देखें कि डिसेबिलिटी को जो आपका उसके लिए एक सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाया गया था। ओके, उसको कहते हैं आपका देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन एन ऑनलाइन मोड। तो इसको ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल करा जाएगा डिसेबल लोगों को। और सुगम्य भारत योजना जो कि सरकार ने चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और इसका फोकस क्या है, ऑन डेवलपिंग एन एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम प्रोवाइड कराने का काम इसका यहाँ पर है। पीएम मोदी ने ही यहाँ पर जो विकलांग थे उनको ख़त्म करके यहाँ पर दिव्यांग जो टर्म है वो लेकर के आए। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये इतनी ही स्कीम यहाँ पर आपके काम की थी कि डिसेबल सर्टिफिकेट यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। इंडियन आर्मी के अंदर वुमेन्स को एज अ कॉम्बैट रोल में ले लिया गया है और 83 वुमेन सोल्जर्स को यहाँ पर उनका जो फर्स्ट बैच है उनको इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्टेड कर दिया गया है। ये 2017 में डिसाइड किया गया था कि वुमेन वुड बी पोस्टेड एज सोल्जर्स एंड कॉन्स्टेबल्स। ओके, तो 2017 के इन रूल्स के हिसाब से आपका जो फर्स्ट बैच है 83 वुमेन सोल्जर्स का, उसको इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट कर लिया गया है। 5G के ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ काम की चीज़ नहीं दी गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दी है प्रोसेस फॉर री इश्यू ऑफ द OCI कार्ड्स। तो OCI कार्ड होल्डर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आप देखिए ये एक फॉरेनर है, ठीक है। आप देखिए इसकी डेफिनेशन, एज पर द एक्सटेंट लॉ ए फॉरेनर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए फॉरेनर ऑफ इंडियन ओरिजिन और अ फॉरेनर स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और एन फॉरेन स्पाउस ऑफ एन OCI कार्ड होल्डर कैन बी रजिस्टर्ड एज एन OCI कार्ड होल्डर। तो ये एज अ फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा। तो OCI कार्ड हम इनके लिए लागू करते हैं जिनको हम OCI जो कार्ड होल्डर से डिक्लेयर कर देते हैं, उनके लिए कार्ड डिक्लेयर किया जाता है और उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा प्रोवाइड करा दिया जाता है कि ये इंडिया में एंट्री कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं इन इंडिया विद अ नंबर ऑफ अदर मेजर बेनिफिट्स इसके साथ इसको दिए जाते हैं जो कि अदर फॉरेनर्स को यहाँ पर नहीं होते हैं। ओके, तो अभी क्या था कि जब हमने ये रीइशू किए OCI कार्ड्स, उससे पहले ये था कि 20 साल के होने तक आपको बार बार हर साल रीइशू कराना पड़ता था अपना जो OCI कार्ड है उसको। ओके, और जब आप 50 साल के हो जाओगे तो आपको एक बार फिर से कराना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। ओके, बट अब ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर दी गई हैं, अब ये प्रोविज़न यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। जब तक आप 20 साल के होगे आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पर कराना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बार बार कराना पड़ता था 20 साल तक, अब यहाँ पर एक ही बार कराना है। और जब आप 20 साल के कंप्लीट कर लोगे तब आपका फेशियल फीचर चेंज हो जाते हैं, आप एडल्टहुड को अटेन करते हो, इसीलिए आपका 20 साल के बाद फिर से यहाँ पर जो रीइशू कराया जाएगा OCI कार्ड। ओके, तो ये कुछ प्रोविज़न यहाँ पर लॉन्च हुए, जितना लिखा हुआ था सारा क्लियर कर दिया है मैंने आपको। आगे चलें तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी के बारे में दिया गया था, इनका नाम है गोपीनाथ बारदोलोई। ओके, तो इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असम। तो असम के अंदर ये जन्म लिया और इन्होंने असम के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। ही वर्कड हार्ड टू सिक्योर द सॉवरेंटी ऑफ असम अगेंस्ट चाइना, ओके, एंड ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ विच टुडे असम इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो इनका ये वर्क यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। 2-3 पॉइंट इनके बारे में यहाँ पर अच्छे थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रेस्ड बाय द प्लाइट ऑफ असम एंड नॉर्थ ईस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल, जब नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया था तो बारदोलोई आल्सो जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। इन 2022 इन्होंने असम कांग्रेस का निर्माण किया अंडर द एजिस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर असम कांग्रेस को इन्होंने गठित किया। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया था। आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1940 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था और अरेस्ट कर लिया था बहुत सारे लोगों को, इनमें से एक थे आपके बारदोलोई। तो इन्होंने यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंस दिखेगा कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं असम के। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम डेट असम वाज सेव्ड फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। तो आज अगर असम बांग्लादेश का पार्ट नहीं है तो उसके पीछे कोई है तो वो यही हैं। इन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो असम के अंदर हाई कोर्ट उसको डेवलप किया। असम मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई, गुवाहाटी जो यूनिवर्सिटी है उसको डेवलप किया, असम वेटेनरी कॉलेज यहाँ पर बनाए। इसके कारण इनको लोकप्रिय का टाइटल भी दिया गया है। इतना ही पॉइंट काम का था। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किसानों के लिए क्या किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ मैं आपको काफ़ी सारी पढ़ा भी चुका हूँ, एग्रीकल्चर की हमारी जो सीरीज़ चलती है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर भी हम देखते हैं तो एक तो एमएसपी का प्रोविज़न हर टाइम लागू रहता है, सरकार प्रोक्योर करती है एमएसपी पर। दूसरा आप देखें तो पीएम किसान स्कीम, जिसके अंदर 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 2-2 हज़ार करके दिए जाने थे, उसकी 8th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लॉन्च कर दी है। टोटल 20,000 करोड़ रुपये यहाँ पर बांटे हैं, जो कि किसानों के खातों में पहुँच चुके हैं। याद रखिएगा, पहली बार जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं उनको भी इस स्कीम का लाभ यहाँ पर हुआ है। उसके बाद कुछ और देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन पेमेंट्स यहाँ पर जो किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए जाते हैं, उनकी जो डेडलाइन है उनको एक्सटेंड कर दिया है ताकि कुछ राहत मिले, क्योंकि इनकम कम हुई है हर किसी की, और उनको जो रिन्यूअल करने की प्रोसेस है उसको भी आगे कर दिया है। उसके बाद प्रमोट किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग को कोरोना वायरस के दौरान भी। साथ ही आप देखें तो 10% मोर वीट का प्रोक्योरमेंट किया गया है पिछले साल के मुकाबले। 10% मोर वीट का प्रोक्योरमेंट करने का मतलब है कि किसानों के खाते में पैसा भी 10% ज़्यादा जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देखिए कि 58,000 करोड़ रुपए वीट को परचेज करने में यहाँ पर सरकार ने खर्च किए हैं, जो कि डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए गए किसान के अकाउंट में। साथ ही पीएम किसान स्कीम्स तो यहाँ पर चल ही रही थी। ओके, तो ये सारे काम याद रखिएगा 2-3 पॉइंट्स के अंदर। और एग्रीकल्चर के अंदर मई 2021 के करंट अफेयर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये अंदर भी कवर करा दी गई हैं, मई 2021 में देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखें तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो लिक्विड ऑक्सीजन हो, चाहे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के रूप में हो, चाहे वो आपका सिलेंडर हो, ठीक है। तो हर किसी ने अपने स्तर पर मदद की। तो रेलवे ने यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, एकदम फास्ट जो है आपका ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। एयरफोर्स ने भी यहाँ पर अच्छी खासी मदद की, और ऑक्सीजन जो कंटेनर थे उनको एयरलिफ्ट करने में यहाँ पर मदद की। इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर मदद की। आप देखें तो इंडियन वारशिप INS जलावा, इसने क्रूशल रोल प्ले किया, जो हमारा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। लास्ट ईयर ये चलाया गया था, इस बार ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। तो ईस्टर्न कमांड का ये जो आपका व्हीकल है, ठीक है, INS ज्वाला, ठीक है, INS ज्वाला नाम है इसका। ओके, तो ये यहाँ पर इसने मदद की। दूसरे देशों से आप देखें तो ऑक्सीजन का प्रोक्योरमेंट करके ये यहाँ पर लाया। साथ ही देखें तो INS कोलकाता ने भी यहाँ पर मदद की, कुवैत, दोहा, कतर से ऑक्सीजन लाने में मदद की। INS कोची, सभी ने मतलब यहाँ पर मदद की। DRDO ने भी यहाँ पर मदद की। आप देखें तो DRDO ने नई तरह की तकनीकें बनाई, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, द डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है 500 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट अक्रॉस द कंट्री। तो हर किसी ने यहाँ पर मदद की है। ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो DRDO ने एंटी कोविड मेडिसिन लॉन्च कर दी है 2DG। तो 2DG की फुल फॉर्म है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, नाम याद रखिएगा। साथ ही इसके लिए डायरेक्शन भी यूज़ हो चुके हैं, 2 दिन पहले की ये खबर है। ओके, उसके बाद देखें तो ये जो आपकी 2DG लॉन्च हुई है, ये एंटी कोविड मेडिसिन है। साथ ही मई 17 को इमरजेंसी यूज़ के लिए लागू कर दी थी। सैचेट के रूप में आपको इसको ओरली लेना पड़ेगा, पॉइंट याद रखिएगा, ओरली आपको इसको लेना पड़ेगा। आपको 1 गिलास पानी के अंदर इसको डालना है और आपको पी जाना है। ओके, तो ये काम आपको यहाँ पर इसका करना है। उसके बाद देखें तो मेन थीम के ऊपर आ जाते हैं, कवर स्टोरी, जो कि आपका मेन आर्टिकल था। मेन आर्टिकल आपका यहाँ पर था प्रकृति रक्षिता। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति आपको प्रोटेक्ट करेगी अगर वो प्रोटेक्टेड होगी। हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है और अब भी कर रहे हैं। हमें अभी भी अक्ल नहीं आई है कि कोविड-19 आया तो हम ना करें। फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो गई हैं जो 2019-2020 से पहले थी। ओके, तो कोविड-19 ने हमें सिखाया तो बहुत कुछ है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बट हमने कुछ नहीं सीखा। बात समझ रहे हैं आपको? तो जो कुछ लोग हैं, गवर्नमेंट है, उन लोगों ने यहाँ पर सीखा, या जिनके साथ कोविड-19 जैसी समस्याएं गुजरी उन्होंने यहाँ पर सीखा कि कितना महत्व है, बट और किसी ने यहाँ पर कुछ नहीं सीखा। वो सब चीज़ें फिर से शुरू हो चुकी हैं। ओके, तो कोविड-19 पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कोविड-19 और लॉकडाउन का एनवायरनमेंट पर। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड हैं, जो कि लगा था कि ख़त्म हो चुके हैं, बट वो दोबारा से अपीयर्ड हुए। साथ ही देखें तो पॉल्यूशन बहुत सारी रिवर्स में कम हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इम्प्रूव हुई। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखें तो वी सो ए होल न्यू फैसेट ऑफ नेचर ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। एक नई तरीके की जो नेचर है वो हमें दिखाई पड़ी। ओके,
तो जैसे बहुत दूर से आपको दिख रहा होगा हिमालय रेंज दिख रही थी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा 2020 में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है याद रखिए किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि हैज़ बीन वेरी सरप्राइजिंग इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ग्लोबल CO2 एमिशन 5.8% से कम हो चुके हैं। याद रखिए कि कोविड-19 के दौरान हमने जब ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 लॉन्च किया तो हमने ये चीज़ें देखी। उसके बाद आप देखें तो इंडिया ने बहुत सारे काम किए हैं एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए। जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस है, तो हमने उसमें अपनी पूरी तरीके से भूमिका निभाई है। 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी। USA उससे आउट ऑफ परव्यू चला गया था। 2017 में कहा था USA ने कि हम बाहर जा रहे हैं, और 2019 में फाइनली निकल गया था। अब जो बिडेन जी आए हैं तो वो यहाँ पर मदद करेंगे। खैर, इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पर आपके जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उनको पूरा करने की तरफ लगातार बढ़ रहा है। PM मोदी को केरा CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल समिट यहाँ पर हुई थी, उसके द्वारा अवार्ड भी दिया गया। तो ये अवार्ड का ही नाम है पूरा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही आप देखें तो क्लाइमेट चेंज और कैलामिटीज़ बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर चैलेंजेस बनकर के सामने आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास इन सब चैलेंजेस से लड़ने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम पॉलिसीज़ लाएं, लॉज लाएं, रूल्स लाएं, ऑर्डर्स लाएं, ओके। तो गवर्नमेंट इन सब की तरफ कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है। और दूसरा काम हो सकता है बिहेवियरल चेंज। ये जो बिहेवियरल चेंज का काम है ये लोगों पर है, और जो ये आपका पॉलिसी, लॉ, रूल्स, ऑर्डर का काम है ये गवर्नमेंट की तरफ है, ठीक है। तो इनमें सब में अंतर आपको समझना पड़ेगा। दूसरा आप देखें तो ये जो लाइन्स लिखी हुई होती हैं संस्कृत की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इनसे ऐसे को लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि द अर्थ इज़ अवर मदर एंड वी आर ऑल हर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी माँ को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, ठीक है। ऐसा आप घर में भी नहीं करते हो तो आपको इसके साथ भी नहीं करना है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी यहाँ पर। ऑल 3 हैपन अंडर अ ट्री। आप देखिए कि बुद्धा के बारे में बताया गया है कि बुद्धा ने यहाँ पर आप देखिए इफेक्ट कम टू द लाइट डेट हिज वर्थ, एनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाण। तो बुद्धा के साथ जो तीनों घटनाएं हुई, ये तीनों एक ट्री के नीचे हुई। ये बताता है कि नेचर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ट्री का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम वर्शिप करते हैं नेचर को। आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। तो पुरंदर और ये आपकी महादेव जैसी शक्तियाँ वहाँ पर भी मौजूद थीं, ओके। तो ये सारे पॉइंट याद रखिए। उसके बाद आप देखें तो एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देते हुए हमने नमामि गंगे प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था गंगा रिवर को रिजुविनेट करने के लिए, ओके। तो इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे नमामि गंगे है, अविरल गंगा है, जन गंगा है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोग्राम है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, रिवर सरफेस की क्लीनिंग करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, इंडस्ट्रियल एफलुएंट मॉनिटरिंग है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जिसको कहते हैं जन गंगा। मतलब गंगा को साफ करने के लिए जन आंदोलन बनाना है, गंगा ग्राम, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप देखिए 50% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो गंगा के किनारे पर ही रहती है। 305 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस टाइम, ओके। और इनमें से बहुत सारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। द फोकस किस चीज़ पर है तो मैंने आपको बता दिया, इन सब के ऊपर यहाँ पर फोकस है। और उसके बाद देखें तो मैनी ग्रोसलिंग पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ क्लोज कर दी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रही थी। एंड वाटर फ्रॉम 130 डर्टिक ड्रेन्स फॉलिंग इनटू द गंगा, उसको भी यहाँ पर अब ट्रीटमेंट प्लान्स के जरिए जोड़ दिया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हैज़ अप्रूव्ड दैट डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस ऑलवेज लीड टू द सक्सेस। तो नमामि गंगे प्रोग्राम हमारा सक्सेस रहा है। गंगा में जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, ओके। तो ये पॉइंट है। उसके बाद आगे चलें तो स्वच्छ भारत मिशन एक हमारा यहाँ पर, उसको भी हमें यहाँ पर सफलता मिली। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, और कहा था 5 साल के अंदर 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ODF बना देंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री। बाहर कोई मल त्याग करने के लिए नहीं जाएगा, और हमने ये कर दिया, ठीक है। आप देखिए हमने ये कर दिया, हम ODF स्टेटस प्राप्त कर चुके हैं। तो 2 अक्टूबर 2019 को हमने यहाँ पर लागू किया फेज़ 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फेज़ नंबर 2, और हमने कहा कि इस ODF को ODF प्लस बनाए रखेंगे। ODF प्लस करने का मतलब ये है कि जो ODF स्टेटस हासिल कर लिया है जिन विलेजेस ने, उनको अब विजुअली क्लीन करना है, ओके। उनको अब विजुअली क्लीन करना है। तो ये सब प्रोग्राम यहाँ पर लागू किए हैं, और हमने हर घर के अंदर टॉयलेट्स का निर्माण कर दिया है लगभग, ठीक है। तो टॉयलेट्स का निर्माण होने को ही कहा जाता है ODF फ्री होना, ओके। तो ये सारे पॉइंट याद रखिए। उसके बाद आप देखें तो पेरिस क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे टारगेट्स यहाँ पर थे,
उसके अंदर कुछ टारगेट्स आप देखें तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस की जो इंटेंसिटी थी उसको 33 से 35% के बीच में कम कर देना था। इंडिया अभी 21 पर है, याद रखिएगा इंडिया अभी 21 पर है और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम 2030 तक इसको 33 से 35% तक ले जाएंगे। इंडिया सिर्फ एकमात्र कंट्री G20 नेशन के अंदर है जिसने लिमिट किया है ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, उसके बाद आप देखें तो इंडिया इज़ ओनली 2% अवे फ्रॉम इट्स टारगेटिंग। हमने कहा था कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना शुरू कर देंगे 2030 तक, हम 38% पर हैं, 2% रह गया है और अभी 2030 तो बहुत दूर है, इसलिए हमने दूसरा टारगेट भी रख लिया साथ में, ठीक है। तो इसीलिए हम ये टारगेट बहुत ही जल्दी से यहाँ पर हासिल कर लेंगे क्योंकि 2% का ही अंतर रह गया है। ओके, उसके बाद आप देखें तो हमने एडिशनल कार्बन सिंक जो है वो 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन का कवर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2030 तक प्रोवाइड कराने का काम करना था। उसके बाद इतना बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया, नॉट इम्पोर्टेंट। 15% इज इंडियाज टारगेट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री बाई 2030, याद रखिएगा 15% शेयर है इंडिया का। ओके, उसके बाद वन नेशन वन गैस ग्रिड को हेल्प करेगा ये अचीव करने में। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पेरिस क्लाइमेट के बारे में पूरी डिटेल में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए था एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो इसके बाद और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, इसको भी सारे पॉइंट्स ही याद रखने हैं, सब काम के पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पर डाले हैं। इंडिया हैज़ रिसोल्व डेट तो 2030 तक हमें 40% हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको क्लीन एनर्जी से चेंज कर देना है, जिसमें कि हम 38% तक पहुँच गए हैं, मैंने अभी अभी बताया आपको। ओके, उसके बाद हमारा ये है सिस्टम कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट से बायो CNG को प्रोड्यूस करना है और इसके लिए हमने 500 प्लांट भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने हैं अगले 5 साल के अंदर। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर वेस्ट को जो बर्न करने का प्रोविज़न है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और तो और फार्मर को यहाँ पर पैसा भी मिलेगा और हम वहाँ से बायो CNG भी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो एक ही पैसेज में 3 फ़ायदे आपको दिख गए एग्रीकल्चर वेस्ट के। ओके, उसके बाद भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। खैर, अंडर द गोवर्धन स्कीम यहाँ पर हमने चलाई हुई है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, जो एनर्जी को जनरेट करेंगे कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट से। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक और कैटल वेस्ट जो होता है उससे हम यहाँ पर एनर्जी को जनरेट करेंगे। उसके बाद देखें तो ये चीज़ आप रहने दीजिए, मतलब वही है बायोमास जो कंट्री के अंदर है उससे हम पावर जनरेशन करेंगे, जैसे वेस्ट है, राइस हस्क है, स्ट्रॉ है, कॉटन है, जो भी पंजाब हरियाणा में जलाया जाता है जिसमें विंटर में पॉल्यूशन हो जाता है उस वजह से, ठीक है। तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें तो एक थी उजाला स्कीम, जिसमें कि आप देखें तो इंडिया का टारगेट ये है कि 2038 तक सॉफ्ट एनर्जी की जो नीड्स हैं वो 25 से 40% तक लेकर के जानी है। सॉफ्ट एनर्जी का मतलब आप समझते होंगे कि जो ये बल्ब वगैरह के जरिए जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उस एनर्जी को ख़त्म करने की बात करी जा रही है। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए हमने उजाला स्कीम शुरू की गई थी। मकसद क्या था? मकसद कुछ भी नहीं था, 2016 में शुरू की थी। एम था कि ओल्ड ट्रेडिशनल जो बल्ब होते हैं जो लाल कलर के जलते हैं उनको LED बल्ब से ख़त्म कर देना है। 20% ऑफ इंडियाज़ टोटल एनर्जी का कंजम्पशन वहाँ से ही होता है। लोग जो बल्ब जलाते हैं 20% एनर्जी खर्च कर देते हैं पूरी इंडिया की, उनको चेंज करना है न्यू LED बल्ब से। ओके, तो एक तो ये थी। दूसरी स्कीम आपकी थी उज्ज्वला स्कीम। ओके, इसके अंदर आपका ये था कि जो LPG कवरेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराना था और वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड भी कराया। ओके, और 99.6% हाउस होल्ड को जो फ्री LPG सिलेंडर है वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो ये दोनों स्कीम है, याद रखिएगा। ये सब एनवायरनमेंट के लिए हैं। उसके बाद देखें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है पिछले 4 सालों में, 13,000 किलोमीटर से इंक्रीज़ हुआ है। 2017 में जो इंक्रीज़ हुआ था वो 5188 हुआ था। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है। फिर साथ ही केमिकल बैटरी के लिए आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिकल बैटरी स्टोरेज हो चुका है, बन चुका है। तो ये PIL स्कीम है, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के ऊपर। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाती थी, उसका लिंक डाल दूंगा, देख लेना। फिर आपने फेम इंडिया स्कीम चलाई है, जिसके अंदर BS4 जो फ्यूल है उसको ख़त्म करके हम BS6 फ्यूल की तरफ डायरेक्ट मूव कर गए हैं, जिसमें सल्फ़र का कंटेंट बहुत ही कम होगा। फिर साथ ही देखें इंडिया के अंदर 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चले हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, बल्चर कंजर्वेशन है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट चले हुए हैं। इन सब के बारे में भी डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, जो कि आगे आएगा। फेम स्कीम की फुल फॉर्म देख सकते हो,
फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, जिसको कहते हैं फेम इंडिया स्कीम। इसके अंदर क्या है, अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान फॉर फास्टर एडोप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जल्दी से जल्दी अपनाया जाए इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, उसके लिए स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी। ओके, और उसके बाद आप देखिएगा, द गोल इज़ दैट व्हेन इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, ई व्हीकल शुड हैव द मैक्सिमम शेयर ऑफ व्हीकल्स, तो ई व्हीकल सबसे ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखें, इंडिया के अंदर 47 सोलार पार्क्स बनाए जा चुके हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 26,000 मेगावाट के करीब है। इनमें से आप देखें तो 21 स्टेट्स के अंदर यहाँ पर बनाए गए हैं। ओके, तो इथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है। आप देखिए, इथेनॉल वाज मिक्सड इन पेट्रोल ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द स्मोक इमेनेटिंग फ्रॉम द व्हीकल। इंडिया दूसरा कंट्री आफ्टर द ब्राज़ील टू डू सो। याद रखिए, ये सब पीटी के पॉइंट है, कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, 2014 में टारगेट था कि 5% इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करेंगे, लेकिन हुआ क्या, हुआ सिर्फ 1%। फिर हमने टारगेट को इंक्रीज़ किया, हमने कहा 2022 तक 8.5% मिक्स करेंगे। हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। अब हमने टारगेट दूसरा रखा है कि इथेनॉल मिक्सचर को हम जो ब्लेंडेड मिक्सचर है, मतलब इथेनॉल को मिलाएंगे 10% और 2030 तक 20% तक मिलाने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट अब आपको ये वाला याद रखना है कि 2030 तक 20% एथेनॉल को मिलाना है। दूसरा पॉइंट देखें तो इंडिया के अंदर दुनिया की 70% टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है। इंडिया के अंदर दुनिया की 60% लेपर्ड की पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हमने ये इनिशिएटिव अपनाया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कम इरिगेशन करो, फसल ज़्यादा उगाओ, कम से कम पानी दो, क्रॉप ज़्यादा बनाओ। उसके अंदर एक प्रोग्राम है कैच द रेन कैंपेन, याद रखिएगा इस प्रोग्राम को। कैच द रेन कैंपेन किस चीज़ से एसोसिएटेड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। मतलब जो बारिश की बूंदें होती हैं उनको कैच करो, उनको कैप्चर करो ताकि उनको यूज़ किया जा सके, आने वाली वाटर की जो नीड है, डिमांड है, सेव किया जा सके वाटर को। फिर जल जीवन मिशन अर्बन चलाया हुआ है। ओके, वही 2024 तक पानी की टंकी लगाने वाला, याद रखे करो इतना पॉइंट। उसके बाद एयर क्वालिटी इंप्रूव्स देखने के लिए मिली। यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट यहाँ पर लागू की। उन्होंने कहा कि दुनिया की जो 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं उनमें से 14 इंडिया के अंदर हैं। हमने ये बात सुनी, हमने कहा भाई तो बहुत गलत बात हो रही है। तो हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जनवरी 2019 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो 5 ईयर प्लान है, इसका एम है 20 से 30% रिडक्शन कर देना है PM 2.5 एंड PM 10 के कंसंट्रेशन में 2024 तक। तो ये प्रोग्राम का अगर इतना भी पता है तो भी आप 200 वर्ड का ऐसे लिख पाओगे। ओके, 102 सिटीज़ में ये इस समय लागू किया जाएगा और फिर बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो सोलार एनर्जी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने भी यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस चलाया था और ये रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, इसको बेसिकली आपको देखें तो इससे CO2 जैसा एमिशन भी नहीं होता। तो सोलार जो अलायंस हमने यहाँ चलाया, 121 कंट्रीज़ अब तक इसके अंदर जुड़ चुकी हैं। 2015 में चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी ने, और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो फ्रांसिस्को हॉलैंड उस टाइम थे, साथ मिलकर के हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। ओके, तो साथ मिलकर के ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर शुरू किया था। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। दूसरी चीज़ देखें तो नेशनल सोलार मिशन चला हुआ है। 2009 के अंदर सोलार मिशन चलाया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलार एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका यूज़ उठाया जा सके। ओके, टारगेट ये था पहले 2022 तक 20 गीगावाट यहाँ पर हासिल करेंगे, लेकिन टारगेट बहुत ही जल्दी पूरा हो गया। 2015 में ही हमने 100 गीगावाट हासिल कर लिया। फिर हमने यहाँ पर कहा कि 2022 तक अब 175 गीगावाट हासिल करेंगे और हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। 175 गीगावाट का जो डाइवर्जन उसको याद रखना, इसमें से हम जो है विंड पावर के जरिए 60 लाएंगे, सोलार के जरिए 100 लाएंगे, बायोमास के जरिए 10 लाएंगे और हाइड्रो पावर के जरिए 5 लाएंगे। याद रखिए ये सब पॉइंट्स। इन द लास्ट 6 ईयर इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोथ देखने के लिए मिली है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को अपना रहे हैं। फिर PM जो कुसुम स्कीम है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, वो शुरू की गई 2018 में। क्या मकसद था? मकसद कुछ नहीं था। जो किसान का खेत होता है उसके अंदर आपने पंप लगे हुए देखोगे, वो पंप केरोसिन वगैरह से चलते हैं जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। उन केरोसिन पंप्स को ख़त्म करके सोलार बेस्ड पंप लगाए जाएंगे, ये मकसद यहाँ पर था। ठीक है, ओके, तो इसकी जो ये चीज़ें हैं आपको ये सब याद रखना है। ओके, तो ये जो सोलार चीज़ें बनाई जाती हैं सोलार एनर्जी के लिए, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं या PV सेल्स हैं, ये सब पहले हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमने इसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत और PIL स्कीम के तहत मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया मॉडल के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि लिखा गया है प्रकाश जावड़ेकर की जो जी के द्वारा, और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं इसीलिए इन्होंने ये आर्टिकल यहाँ पर डाला है। इंडियाज़ बेसिक वे ऑफ लिविंग एंड लाइफ परसेप्शन इज़ दैट नेचर एंड ह्यूमन को एग्जिस्ट। तो ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। और साथ ही आप देखें तो ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ वेरी हाई। इंडिया इज़ ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल एरिया एंड ओनली 4% ऑफ द फ्रेश रेन वाटर सोर्सेज। ये ऐसा डाटा है जिसके ज़रिए आप अपनी इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं मेंस में लिखने के लिए। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। दूसरा आप देखें तो कुछ पीटी के पॉइंट्स निकलते हैं, जैसे इंडिया हैज़ 24% ट्री कवर प्रेजेंटली। ठीक है, तो इंडिया के अंदर 24% ट्री कवर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप देखें तो पीटी का एक पॉइंट और है, इंडिया होल्ड्स 8% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका 8% इंडिया के अंदर है। साथ ही आप देखें तो इंडिया के पास दुनिया के 70% टाइगर हैं, इंडिया के पास दुनिया के 70% एशियाटिक लॉयन हैं। ओके, हमारे पास 30,000 एलिफेंट हैं, 3,000 वन हॉर्न राइनो हैं। ये डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, तो ये सब आपके काम में आने वाला है। फिर मैंने बीएस फ्यूल के बारे में बताया कि जो ये बीएस फ्यूल जो हैं, बीएस नॉर्म्स इमिशन स्टैंडर्ड्स, ये इफ़ेक्ट करेंगे आपके अप्रैल 1, 2020 से। सीधे हम BS 6 की तरफ चले गए, हमने BS 5 को छोड़ दिया। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपका इन द लाइन है यूरो जो 6 हैं। तो यूरोप में इस तरीके के स्टैंडर्ड्स चलते हैं, यूरो 6, यूरो 4, यूरो 5। हमने यहाँ पर उसी तरीके का भारत स्टेज 6 नाम का जो चलाया है। ओके, तो द इमिशन रूल जो सबसे पहली बार डाले गए थे वो 1991 में डाले गए थे। उसके बाद आप देखें बट देन दे वर एप्लीकेबल टू द पेट्रोल व्हीकल। तो जब ये पेट्रोल व्हीकल पर थे, BS स्टैंडर्ड लागू किया गया 2002 के अंदर। तो पहले हमने इमिशन रूल पेट्रोल व्हीकल के लिए लाए, फिर BS स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट 2002 में अपनाया, BS 2 लॉन्च किया 2005 में, BS 3 2006 में, BS 4 जो इंट्रोड्यूस किया 2010 में। और अब हम यहाँ पर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस BS 4 इमिशन रूल्स डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ BS 5 इन 2020। तो ये मैंने आपको बताया कि BS 5 को छोड़ दिया गया है, डायरेक्ट BS 6 की तरफ यहाँ पर चले गए हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखिए कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है। सल्फ़र का जो इमिशन है वो कम होगा अगर आप BS 4 से BS 6 की तरफ को शिफ्ट कर जाओगे तो। ठीक है, तो सल्फ़र की मात्रा का डिफरेंस यहाँ पर आता है। दूसरा आप देखें तो इंडिया टॉप 10 में आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 के अंदर। 2014 में टॉप 50 में था, अब हम टॉप 10 में हैं। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो आर्टिकल था पूरा, ये आर्टिकल आपका था इसके बारे में। PIL स्कीम लॉन्च हुई है, नेशनल प्रोग्राम ऑन केमिकल एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं खास वीडियो ये बना चुका था, आप इसको ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद आप देखें तो कुछ डाटा दिया गया था। एक स्कीम है आपकी PMSMA, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, 2016 में शुरू किया गया था। एम क्या है? एम है आप समझिए कि मैं आपको एम बताता हूँ। द प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। तो हर एक महीने की 9 तारीख को आपकी एंटीनेटल केयर यहाँ पर दी जाएगी। चेकअप्स कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिकल केयर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड कैंपेन आइडेंटिफाइड द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द वुमेन भी देखी जाएगी। कुछ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मोर्टेलिटी रेट का, मैटरनल इन्फेंटिटी मोर्टेलिटी रेट का। जैसे यहाँ पर देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? 1 लाख बर्थ के ऊपर जितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है उसको कहते हैं। 1990 के अंदर देखें तो 556 था, 2016 से 18 के बीच 113 हो गया। ओके, और अब देखें तो इस समय 2018 के अंदर ये 36 पर है, और 2012 में ये 52 पर था। तो अब आपको ये वाला डाटा याद रखना है, 2018 वाला 36 वाला। ओके, सेक्स रेशियो भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। 2014-15 में 918 था, और अब यहाँ पर आपको 934 देखने के लिए मिलेगा। तो गर्ल्स 934, रेशियो बॉयज़ जो है आपका 1000, इसी को ही कहते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही आप देखें तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का जो ऑब्जेक्टिव और गोल है वो ये भी है कि जो हेल्दी चाइल्ड यहाँ पर है, टू गिव वुमेन ए हेल्दी चाइल्ड एंड रिड्यूस हेल्दी लाइफ टू एंड हेल्दी लाइफ उसको प्रोवाइड करानी है। मॉर्टेलिटी को डिक्रीज़ करना है, मेक करना है उनको अवेयर कि डिजीज़ आपको ना लगे। उसके लिए उनको हर तरीके की क्लिनिकल कंडीशंस जैसे एनीमिया, प्रेगनेंसी इंडक्टेड हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटिक
ठीक है। तो इन सब से हमें उनको बेसिकली मदद करनी है, ये आप समझ गए होंगे। फिर ये मॉनिटरिंग करना है हमें प्रेग्नेंट वुमेन्स को बाय स्टिकर। तो ये स्टिकर्स हमने यहाँ पर बनाए, जैसे ग्रीन स्टिकर है, तो अगर वुमेन को कोई भी रिस्क नहीं है आफ्टर द प्रेगनेंसी तो यहाँ पर आपको उसको ग्रीन स्टिकर दिया जाता है। ये रेड स्टिकर है तो उसको हाई रिस्क है तो रेड स्टिकर दिया जाएगा। ब्लू यहाँ पर है अगर हाइपरटेंशन हो जाती है, और येलो स्टिकर दिया जाएगा अगर आपको वहाँ पर देखने को मिलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म और STI या डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस यहाँ पर हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। फिर एक किलकारी नाम के जो हेल्पलाइन है वो हमने यहाँ पर चलाई है, और मैसेज के ज़रिए हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से आप केयर कर सकते हैं बेबी की। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सुरक्षित जो आपकी मातृत्व अभियान है इसका मकसद आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा आप देखें तो एक यहाँ पर चलाया था हमने चैम्पियंस पोर्टल। ओके, तो इस पोर्टल को याद रखिएगा। चैम्पियंस पोर्टल किसके लिए हैं? तो MSME सेक्टर की सक्सेस के लिए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल था चैम्पियंस पोर्टल, और इसके ज़रिए हम यहाँ पर लास्ट ईयर जून में यहाँ पर इसको लागू किया गया था। डील करते हैं विद द इश्यूज़ कंसर्निंग ऑफ द MSME एंटरप्राइज सेक्टर। तो इनको जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। चैम्पियन पोर्टल के जरिए ये काम किया जाता है। आप देखिए 6 करोड़ यूनिट्स इस समय हैं और 11 करोड़ पीपल इसके अंदर एम्प्लॉय हैं, तो इसको बैकबोन कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी की। ओके, GDP में कंट्रीब्यूट करता है 29% और सेल्फ रिलायंट को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हमारी ये करेगा। और राइट, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा जितने ज़्यादा हो सकें। उसके बाद देखें तो चैम्पियंस पोर्टल के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट क्या हैं? तो पोर्टल का एम है अनेबल करना MSME को टू टाइड ओवर द करंट डिफिकल्टीज़, जो भी डिफिकल्टीज़ आ रही हैं, एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो भी अराइज हुई हैं ड्यू टू द कोविड-19 और आने वाली समस्याओं के कारण, उन सब से हमें इनको बाहर निकालना है MSME को। द गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू ओवरकम वेरियस इकोनॉमिक, लेबर, रॉ मटेरियल डिफिकल्टीज़ अपार्ट फ्रॉम एड्रेसिंग द इशू रिलेटिंग टू द गेटिंग परमिशन फ्रॉम रेगुलेटर्स। तो रेगुलेशंस कम से कम होनी चाहिए, इसके लिए भी प्रोविज़न करा जा रहा है। उसके बाद देखें एक प्रोग्राम, एक और पोर्टल है, वो है पेंसिल पोर्टल। ठीक है, पेंसिल पोर्टल किसके लिए है? तो ये चाइल्ड लेबर के लिए है। मतलब चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और जो भी चाइल्ड लेबर से आज़ाद हुए बच्चे हैं उनको शिक्षा की तरफ मोड़ना है हमें। ओके, तो इसके लिए पेंसिल पोर्टल यहाँ पर शुरू किया गया था। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर आपका पेंसिल पोर्टल बनाया गया, और ऑपरेशन मुस्कान भी लॉन्च किया गया ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जो भी बच्चे को यहाँ से निकाला जाता है चाइल्ड लेबर से, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको उसके परिवार से वापस जोड़ने के लिए पेंसिल पोर्टल शुरू किया गया था। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ आपके काम की नहीं है, आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है ऑपरेशन मुस्कान। इसका एम याद रखिएगा, इसका एम है रीयूनाइट करने का। ठीक है, तो रीयूनाइट करना है जो भी बच्चे अपने माता पिता से अलग हो चुके हैं, चिल्ड्रंस एंड दोज हु हैव फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, उनको उनके पेरेंट्स से मिलाना है। ये लॉन्च किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा 2015 के अंदर, रिहेबिलिटेट करने के लिए मिसिंग जो बच्चे हैं उनको। ओके, तो ये याद रखिए। दूसरा हमारे पास रूल्स हैं चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट रूल्स 2016, इनको भी यहाँ पर अमेंड किया गया। आर प्रोवाइडिंग मोर थी टू द कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने के लिए। और राइट, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। On September 2017, the Ministry of Labor and Employment launched the platform of effective enforcement of no child labor pencil। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इसको लॉन्च किया गया है, विच इज़ इमेंसली हेल्पिंग इन कर्बिंग चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, अगर चाइल्ड लेबर होता है तो वो डिप्राइव करता है चिल्ड्रन को उसके राइट से, उसके चाइल्डहुड से, और हार्मफुल है उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो पेंसिल पोर्टल को मैंने आपको बताया कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लीगल प्रोविजंस यहाँ पर इसके अंदर जोड़े गए हैं, और इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा बाय द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के द्वारा। लेबर इश्यूज़ जो कि कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हैं, सेंटर ने इसके ऊपर रोल्स बनाए हैं। स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनको लागू करे अपने फुल पर्पस पर। फॉर द पर्पज़ द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री स्टार्टेड दिस पोर्टल, जो कि कनेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, और हर एक लेवल पर इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसके 5 एस्पेक्ट हैं पेंसिल पोर्टल के, आप देखें तो 5 एस्पेक्ट आपको नजर आएंगे। सिस्टम टू डिटेक्ट चाइल्ड लेबर को डिटेक्ट करना है, प्रोविज़न करने कंप्लेन के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना पूरा ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंदर उनको ट्रांसफॉर्म करना है, चाइल्ड लेबर से एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाना है, कोऑर्डिनेट करना है बिटवीन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, NGOs, सोसाइटीज़, ठीक है, जनरल पब्लिक, हर एक आ जाता है।
उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर 2016 पहले से ही लागू है। चाइल्ड लेबर पर को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए ये एक्ट यहाँ पर 2016 के अंदर बनाया गया था। लैंडमार्क डेट है, याद रखिएगा 1 सितंबर 2016, पूरी डेट याद रखिएगा। 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी तरीके के हार्मफुल ऑक्यूपेशन में नहीं अपनाया जा सकता। जो भी एडोलेसेंट हैं जो कि 14 से 18 साल की उम्र के हैं उनको हजार्डस वर्ग के अंदर एडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो 14 साल से कम के तो किसी भी वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन 14 से 18 वाले हजार्ड वर्ग में नहीं जा सकते। वो आपका जो आप समझिए लघु उद्योग हैं जो कि घर में किए जाते हैं उनमें वो मदद कर सकते हैं। चाइल्ड रेस्क्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा NCLP ओके तो के द्वारा। तो ये प्रोजेक्ट आपको मैंने समझा दिया क्या है। उसके बाद आप देखें तो 12 जून को हर साल मनाया जाता है चाइल्ड लेबर प्रोविजन डे एवरी ईयर, और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सन 2002 से मनाया जा रहा है। फोकस इसी की तरफ नहीं है कि जो एनवायरनमेंट उनको मिलना चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाए। दिस डे नॉट ओनली फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द चाइल्ड बट ऑल्सो गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू दोज पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ अगर आपको कैंपेन चलाना है तो आप इस पोर्टल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फिर अमेंडमेंट्स किए गए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था ओके इसको भी यहाँ पर आपको देख लेना है तो सर्च मारिए या फिर एक्सप्लेनर सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर 2 डिसीजंस यहाँ पर लिए गए सरकार के द्वारा जो कि कैबिनेट डिसीजन के रूप में थे। पहला ये था कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो फूड ग्रेन फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया जाता है 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये के अंदर, उसके अलावा आपको और भी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज़ 3 के अंदर ओके तो ये जो योजना फेज़ 3 लॉन्च किया गया है मई और जून के लिए लॉन्च किया है। इससे पहले हम फेज़ 1 और फेज़ 2 2020 में लॉन्च कर चुके हैं ओके तो इसके अंदर आपको ये फ्री जो फूड है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फूड के अंदर 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से आपको राइस या व्हीट दिया जाएगा और 1 किलो आपको यहाँ पर जो है वो पल्स दी जाएगी, ठीक है। तो 1 किलो दाल और 5 किलो आपको चावल या गेहूँ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसके अंदर। और राइट तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इतना आपको काफ़ी था। दूसरा डिसीजन यहाँ पर यह है कि IDBI बैंक का जो IDBI जो बैंक है उसका आपका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है ओके तो द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं IDBI बैंक का। तो ये जब होगा फिर से हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। और वैसे तो ये LIC के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा स्टेक यहाँ पर है बट हम LIC की तरफ ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते क्योंकि ये एक अच्छा कर रही कंपनी है और IDBI का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ख़राब है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए LIC को सारा बर्डन यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। तो ये लास्ट स्लाइड है 43 स्लाइड्स थी और 40 पेज की ये मैगज़ीन थी और राइट तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था जो भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में फैला दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।